हेलो सभी को नमस्कार सभी बच्चों को। और आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। हाँ जी, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जो मनोविज्ञान का आज जो पहला चैप्टर है, आज हम लोग वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। मनोविज्ञान का जो पहला चैप्टर है शुरू करते हैं। तो आप देखो, कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो तो इसके लिए आपको उसका इंट्रो चाहिए। क्या चाहिए आपको? उसका इंट्रो चाहिए, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसका? मनोविज्ञान का। कि आखिर ये जो मनोविज्ञान है वो है क्या, इसका जो आरंभ है वो कहाँ से हुआ था। ठीक है ना। जब तक हमें मनोविज्ञान का नहीं पता तब तक हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भला कैसे जानेंगे। तो ये तो बेसिक नॉलेज है भाई। बच्चे क्या हैं, बच्चों को एक डर है। बच्चों को डर क्या है कि पता नहीं स्क्रीनिंग में क्या पूछेंगे, पता नहीं भी क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चों को एक बड़ा हौवा है, बड़ा डर है बच्चों को इस बात का। लेकिन मैं ये आपको कहती हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डर नहीं है ना। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जो आपका बेस है, बेस वो आपका क्लियर होना चाहिए। केवल बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपको ये पता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो अब प्रश्न इसमें से कोई भी बनाकर दे देगा। अगर आपको ये पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो अरे प्रश्न तो कोई भी बनाकर दे देगा शिक्षा मनोविज्ञान में से, क्या दिक्कत है। जब आपको स्किनर की थ्योरी आती है कि स्किनर ने क्या कहा था, कि सीखा कैसे जाता है, क्या उसका प्रयोग था, कौन से सन के अंदर प्रयोग किया था, तो आप क्वेश्चन कोई भी दे दे भाई। अब बच्चों को बड़ा डर है, बड़ा हुआ है बच्चों को। भाई ऐसा आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे जो है मनोविज्ञान को, जो साइकोलॉजी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान, बात करते हैं मनोविज्ञान की। जो मनोविज्ञान शब्द है, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान। यानी कि हम लोग आज बिल्कुल पहला चैप्टर एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मनोविज्ञान माना मन का विज्ञान। तो ये जो मनोविज्ञान है इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, साइकोलॉजी इसको कहा जाता है। ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से निकला है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कौन सा? ग्रीक भाषा का शब्द, शब्द का नाम क्या है? एक तो है जी साइकी। क्या नाम है? साइकी। और प्लस में क्या है? लोगोस। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखो, आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी के अंदर ग्रीक भाषा भी होती है, इसके अंदर लैटिन भाषा का भी जिक्र होता है, और इसके अंदर यूनानी भाषा का भी जिक्र होता है साइकोलॉजी के अंदर। तो देखो अब ये क्या मामला है भाई, ये ग्रीक का, लैटिन का, यूनानी का, ये क्या चक्कर है। अब इसके अंदर बच्चे बड़े उलझते हैं कि मैडम यहाँ पर ग्रीक आएगी, लैटिन आएगी या यूनानी आएगी। तो देखिए ये जो ग्रीक है ना, ग्रीक, ग्रीक का ही सुधरा हुआ रूप लैटिन है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना हिंदी के अंदर, क्या कि जो संस्कृत भाषा थी ना हमारी, संस्कृत का ही सुधरा हुआ रूप कौन से था? हिंदी था। संस्कृत का सुधरा हुआ रूप क्या है? हिंदी है। इसी तरह ग्रीक का सुधरा हुआ रूप क्या है? लैटिन है। ठीक है। पहले प्राचीन यूनान के अंदर ग्रीक भाषा हुआ करती थी। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है कि प्राचीन समय में यूनान नाम का एक देश था। और आपने पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल से ये 9th क्लास में आती है बात। यूनान नाम का एक देश था और उसकी भाषा कौन सी थी? ग्रीक। और उसकी सभ्यता कौन सी थी भी? उसकी रोम सभ्यता हुआ करती थी। सभ्यता कौन सी थी उसकी? रोम सभ्यता हुआ करती थी। तो ये ग्रीक है ना, ये प्राचीन यूनान की भाषा थी भाई। जब ग्रीक भाषा को लोगों ने सुधार दिया, इसके शब्दों में कुछ फेर बदल कर दिया, तो एक नई भाषा निकल कर आई, लैटिन। यूनानी कोई भाषा नहीं होती, ये बस यूनान देश में प्रचलित है इसलिए यूनानी बोलते हैं, बाकी यूनानी कोई भाषा थोड़ी ना है। अब जब भी आप पेपर दे रहे हो, ऑप्शन में आपको ग्रीक दिखाई देगा, ऑप्शन में आपको लैटिन दिखाई देगा, या फिर आपको यूनानी दिखाई देगा। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? ग्रीक को। ठीक है। मान लो ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो फिर किसको दोगे? लैटिन को। मान लो लैटिन भी ऑप्शन में नहीं है, फिर आप यूनानी की तरफ जाओगे। आई बात समझ में? फिर किसके तरफ जाओगे? यूनानी की तरफ जाओगे। भी अगर ग्रीक है ना तो आपको प्रेफरेंस आपको ग्रीक को ही देनी पड़ेगी। अगर ग्रीक नहीं है तो दूसरे नंबर पर आप लैटिन को करोगे। तो हमने क्या कहा कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का साइकी प्लस में लोगोस शब्द से मिलकर बना है। और साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन या विज्ञान। लोगोस का मतलब क्या है?
या आप अध्ययन भी कह सकते हो या आप इसको विज्ञान भी कह सकते हो। यानी कि आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। क्या कहा हमने? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान इसको कहा जाता है। अब आप कहोगे मैडम क्यों आत्मा का ज्ञान क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे भी एक बात है, इसके पीछे भी एक तथ्य है। तथ्य क्या है कि ये जो साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी फिलॉसफी से निकल कर आई है। किससे निकल कर आई है? ये साइकोलॉजी फिलॉसफी से निकल कर आई है भी, ठीक है ना? फिलॉसफी, PHY, फिलॉसफी से निकल कर आई है जो साइकोलॉजी है। फिलॉसफी माना दर्शन शास्त्र। ये दर्शन शास्त्र का ही एक अंग है, एक दर्शन शास्त्र से ही इसको अलग किया गया है। यानी कि मानव मन के ऐसे बहुत से प्रश्न थे, मानव के मन के, जिनका जो जवाब है वो फिलॉसफी के अंदर नहीं था। मानव मन के ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिसका जवाब फिलॉसफी के अंदर नहीं था। उन प्रश्नों का जब जवाब मांगा गया तो फिलॉसफी ने कहा नहीं, हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। तो फिर दर्शन शास्त्र से अलग किसको कर लिया गया? मनोविज्ञान को अलग कर लिया गया और इसको एक विषय का दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दे दिया गया? एक विषय का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना? मतलब आप यूं कह सकते हो कि 1860 तक ये जो मनोविज्ञान है ना, ये दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था। किसका एक हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था। 1860 तक ये दर्शन शास्त्र का ही क्या था? एक पार्ट था, एक हिस्सा था। क्या? मनोविज्ञान। लेकिन इसे दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम किसने किया? विलियम जेम्स को जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो काम है वो किसने किया था? ये श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को, जो कहाँ के रहने वाले थे? जो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भी? अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है ना? इसीलिए अमेरिका के अंदर विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? भी जनक कहा जाता है, ठीक है ना? मैंने क्या बताया कि अमेरिका के अंदर विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, अमेरिका के अंदर, ठीक है ना? ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अब आगे बात करते हैं। लेकिन वैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अगर मनोविज्ञान का जनक हम किसको मानते हैं? हम मानते हैं जी अरस्तू को। किसको मानते हैं? मनोविज्ञान का जनक अरस्तू को मानते हैं। लेकिन अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक, क्लियर बात। उसके बाद देखिए, बात कब की है? बात है जी 1590 की। 1590 के अंदर मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, ये जो मनोविज्ञान शब्द है ना, इस मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रुडोल्फ गोयकल ने किया था। किसने किया था भी? रुडोल्फ गोयकल ने किया था। 1590 के अंदर जो है रुडोल्फ गोयकल ने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो रुडोल्फ गोयकल की एक किताब है और पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है जी साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। ये जो साइकोलॉजिया बुक है ना, ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है, इसको मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ में तो आ रहा होगा। इसको मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। किसको? साइकोलॉजिया को। अब देखो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान का जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोयकल ने किया था। कब किया था? 1590 के अंदर। रुडोल्फ गोयकल को क्या कहा जाता है? रुडोल्फ गोयकल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है वो किसको माना जाता है? साइकोलॉजिया को। लिखी किसने थी? रुडोल्फ गोयकल ने लिखी थी। किसने लिखी थी भी? रुडोल्फ गोयकल ने लिखी थी। इतना मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। साथ साथ में समझते चलो, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वीडियो को फिर से देख लेना भाई। कई बार क्या होता है कि एक बार पढ़ने से बातें जो हैं वो क्लियर नहीं होते, तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, वो आपकी मर्जी है। अब हमारे पास क्या है बच्चों? अब हमारे पास जो टाइम है ना, वो टाइम है जी थोड़ा। तो हम लोग आपको पेपर से मतलब मन में तो हमारे यही है कि पेपर से 1 महीना पहले हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दें, ताकि आपको किसी बात की दिक्कत ना हो। भाई महीना पहले तो नहीं तो 20 दिन पहले तो करवाएंगे, आप रिवीजन भी तो करोगे आखिर बाद में। तो ये जो आपका जो फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है आपके साथ,
कि जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। अब इस एक स्लाइड के अंदर देखो कितने सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि ये कब तक दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था, 1860 तक। कौन से शब्दों से बना? साइकी और लोगोस से। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा, कितनी बार पूछा गया है। लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन या विज्ञान, ठीक है। फिर मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रुडोल्फ गोयकल ने। बुक कौन सी लिखी? साइकोलॉजिया, ठीक है ना। और ये मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है? पहली पुस्तक मानी जाती है। तो ये जो फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का क्या है एक, ये दर्शन शास्त्र से निकल कर आया है, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं उसके बाद हम लोग आगे। आगे क्या कि अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि मनोविज्ञान की जननी क्या है, मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है जी दर्शन शास्त्र को। मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और ये आ जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, जनक आ जाए, या मनोविज्ञान का प्रवर्तक आ जाए, या मनोविज्ञान का पितामह आ जाए, तो किस, इन सब का एक ही उत्तर है, और वो क्या है जी? अरस्तु। वो क्या है? अरस्तु, ठीक है ना। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था जी डी एनिमा। अरस्तु की बुक का नाम क्या था? डी एनिमा था। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? डी एनिमा। इस पुस्तक के अंदर, बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, बड़ी मशहूर है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में सारा कुछ विस्तार से बताया था। किसके अंदर भी? डी एनिमा के अंदर बताया था, ठीक है। फिर देखो, अब हम आगे बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है इसको सबसे पहले किसका क्या माना गया था? मनोविज्ञान का नाम मतलब क्या माना गया था? ये इसको आत्मा का विज्ञान माना गया था। किसका विज्ञान माना गया था? इसको आत्मा का विज्ञान इसको माना गया था सबसे पहले, मनोविज्ञान को। अब आप कहोगे जी मैडम क्यों आत्मा का विज्ञान इसको क्यों माना गया था? तो देखो भाई, ये जो मनोविज्ञान है ना, ये किससे निकल कर आया? ये दर्शन शास्त्र से निकल कर आया। मनोविज्ञान किससे निकल कर आया? दर्शन शास्त्र से निकल कर आया। और दर्शन शास्त्र के अंदर क्या होता है? आज भी दर्शन शास्त्र आत्मा और परमात्मा के बारे में देख रहा है। आज तक ये यही सवालों में उलझा हुआ है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आज भी इन्हीं के बारे में बात कर रहा है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र की जो विशेषताएं थी वो मनोविज्ञान में होनी स्वाभाविक सी बात थी, है ना। वो मनोविज्ञान में होनी एक स्वाभाविक सी बात थी, दर्शन शास्त्र की विशेषताएं। तो फिर जब ये इससे अलग होकर आया तो ये नेचुरल सी बात है कि अगर कोई चीज़ किसी से अलग होती है ना, तो उसके अंदर उससे पहले वाले की विशेषताएं होती हैं। तो मनोविज्ञान के अंदर दर्शन शास्त्र की विशेषताएं थी, इसलिए स्टार्टिंग में इसको क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया। यानी कि ये कहा गया कि ये स्टडी ऑफ सोल है। ये क्या है? ये स्टडी ऑफ सोल है, यानी कि ये आत्मा का विज्ञान है। और आत्मा का विज्ञान इसको कब माना गया? 16वीं सदी के अंदर माना गया। 16वीं सदी के अंदर मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया कि ये क्या है? ये स्टडी ऑफ सोल है, कि इसके अंदर आत्मा की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। ये आत्मा का विज्ञान है भाई, ऐसा 16वीं शताब्दी के अंदर कहा गया, ठीक है। और इसको मानने वाले कौन थे? एग्जाम में आता क्या है? एग्जाम में ये आता है कि इसको आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे या कौन नहीं थे। तो मानने वाले कौन थे भाई? एक तो प्लेटो था। कौन था? प्लेटो। एक था अरस्तु। एक तो प्लेटो था और एक था अरस्तु। और एक कौन था? एक था जी देकार्ते। प्लेटो था, अरस्तु था और कौन था? देकार्ते था। इन सब ने क्या माना कि ये आत्मा का विज्ञान है, यानी कि इसके अंदर आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, आत्मा का अध्ययन इसको 16वीं सदी में मान लिया गया, लेकिन बात आती है जी 17वीं सदी की। कब की बात आती है? 17वीं सदी की बात आती है। 17वीं सदी के अंदर इस बात के ऊपर क्या हो गया? विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या खड़ा हुआ कि ये आत्मा का विज्ञान कैसे है, ये स्टडी कैसे करता है सोल की। मतलब क्या आत्मा को देखा जा सकता है? क्या आत्मा को आप लोग प्रयोगशाला में इसका अध्ययन कर सकते हैं? आत्मा कैसी है? आत्मा किस प्रकार की दिखती है? इसका स्वरूप कैसा है ना। ये काम क्या करती है? ये कहाँ से आती है? ये कहाँ चली जाती है? इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। तो 17वीं सदी में जब विवाद खड़ा हो गया तो इसको क्या माना गया? इसको मन का विज्ञान मान लिया गया। इसको क्या माना गया?
इसको मन का विज्ञान मान लिया गया। यानी कि मन का मतलब साइकोलॉजी में किससे होता है? माइंड से होता है, मस्तिष्क से होता है। मन का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क से होता है साइकोलॉजी के अंदर। ये माना गया कि ये मस्तिष्क का विज्ञान है भाई। इन्होंने कहा कि आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, आत्मा का अध्ययन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। इस बात का कोई भी जवाब प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते के पास नहीं था। तो इसको क्या माना गया? इसको मन का विज्ञान मान लिया गया। मन का विज्ञान किसने माना? मन का विज्ञान माना कि इटली के रहने वाले थे। नाम क्या था भाई? इटली के निवासी थे। नाम क्या था? पोम्पोनाजी। नाम क्या था इनका? पोम्पोनाजी। पोम्पोनाजी नाम था। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इनके साथी भी थे। कौन साथी भाई? थॉमस रीड। इनके साथी कौन से थे? एक तो इनका साथी था जी थॉमस रीड था, ठीक है। एक कौन था? सल्ली था। एक कौन था? सल्ली था। और नहीं, थॉमस रीड था और एक था भी होब्स था, होब्स, सॉरी। एक कौन सा था इनका? एक मिनट, सल्ली को काटो यहाँ से। हाँ जी, एक तो थॉमस रीड था पोम्पोनाजी के साथ है, और एक कौन था? होब्स। नाम क्या है भाई? होब्स। एक होब्स था। होब्स आया बस समझ में? होब्स था, ये ऐसे अभी एक होब्स था। इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि ये मन का विज्ञान है, यानी कि इसके अंदर मन का क्या किया जाता है? मन का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। ये किसका विज्ञान है? ये मन का, यानी कि माइंड का ये विज्ञान होता है। मन का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है भाई। अब ये कहा गया कि अगर ये मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है तो मस्तिष्क का कैसे अध्ययन किया जाता है? तो इस बात को काफ़ी समय तक तो माना गया, ठीक है ना, काफ़ी समय तक तो माना गया इस बात को भी। हाँ, ठीक बात है कि दिमाग का, मस्तिष्क का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि पोम्पोनाजी ने सवाल उठाया था, थॉमस रीड भी था, होब्स भी था। इन्होंने माना कि जो साइकोलॉजी होती है ना, ये दिमाग का अध्ययन करती है, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड है। ये क्या है? जो साइकोलॉजी है, यहाँ लिख देते हैं भाई, ये क्या है? ये स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है। तो फिर देखो, फिर क्या हुआ कि 18वीं सदी के अंदर, बात कब की है? 18वीं सदी की है। 18वीं सदी के अंदर इस बात पर क्या हो गया? विवाद खड़ा हो गया। किस बात के ऊपर? कि ये माइंड का अध्ययन कैसे करता है, ये मन का अध्ययन कैसे करता है। एक बार मैं थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, विवाद कब खड़ा हो गया? 18वीं सदी के अंदर इसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया। क्या विवाद खड़ा हो गया? कि ये माइंड की स्टडी कैसे करता है, ये मस्तिष्क का अध्ययन कैसे है, ठीक है। क्योंकि जो अन्य मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि क्या आप लोग माइंड को देख सकते हो कि माइंड कैसा होता है, माइंड काम कैसे करता है? कुछ नहीं पता। एक व्यक्ति के अंदर कितना माइंड होता है? कुछ नहीं पता। काम कितना करता है, कितना माइंड होता है, और इसका स्वरूप कैसा है, ये देखने में कैसा है, कुछ नहीं पता, है ना। फिर एक बात और कही गई कि प्रयोगशाला के अंदर क्या हम लोग माइंड का, यानी कि मस्तिष्क का या मन का, एक ही बात है भाई, क्या हम इसका अध्ययन कर सकते हैं? क्या हम लोग प्रयोगशाला के अंदर दिमाग का अध्ययन कर सकते हैं क्या? तो इस बात का जवाब ना ही तो पोम्पोनाजी के पास था, ना ही तो इसका जवाब पोम्पोनाजी के पास था, ना थॉमस रीड के पास था, और ना इसका जवाब होब्स के पास था, ठीक है। तो इस बात को क्या कर दिया गया भाई? नकार दिया गया। क्या कर दिया गया? नकार दिया गया, ठीक है ना। और ये बात कब की थी? ये बात थी जी 18वीं सदी की। 18वीं सदी के अंत में ये काम हुआ था। अब उसके बाद क्या हो गया? अब ये 19वीं सदी आ गई। 19वीं सदी के अंदर इसको क्या माना गया? 19वीं सदी के अंदर इसको चेतना का विज्ञान मान लिया गया। इसको किसका विज्ञान माना गया भाई? चेतना का विज्ञान माना गया। यानी कि आप चेतना का विज्ञान का मतलब क्या होता है? इसको स्टडी ऑफ, तो ये स्टडी ऑफ क्या है? कॉन्शियस, स्टडी ऑफ कॉन्शियस है, ये चेतना का विज्ञान है, ये माना गया भाई। ये किसका विज्ञान है? ये चेतना का विज्ञान है, इसको चेतना का विज्ञान मान लिया गया, ठीक है। चेतना का विज्ञान कब माना गया था? 19वीं सदी के अंदर। चेतना का विज्ञान कब माना गया था? 19वीं सदी के अंदर, ठीक है। और ये मानने वाले में कौन थे? चेतना का विज्ञान मानने वालों में कौन थे? इनके अंदर विलियम जेम्स था। चेतना का विज्ञान मानने वाले में विलियम जेम्स था, उसके बाद वुंट था, फिर कौन था? सल्ली था, और उसके बाद कौन था भाई? वाइव्स था। उसके बाद कौन था? वाइव्स था। कि वाइव्स, ये वाइव्स हैं, कहीं आप सोचोगे मैडम ने क्या लिख दिया? वाइव्स,
विलियम जेम्स वुंट सल्ली और वाइव्स। विलियम जेम्स, विलियम वुंट सल्ली और वाइव्स, इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि ये चेतना का विज्ञान है। क्या माना इन्होंने? कि ये चेतना का क्या है? ये विज्ञान है। कि इसमें चेतना की स्टडी की जाती है। चेतना का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ हमें याद है, जो बात हमें याद है, जो बात याद होती है, वो अपना क्या है? वो अपनी कॉन्शियस है भाई, है ना। अब जैसे आप भी चेतन प्राणी हो, मैं भी चेतन प्राणी हूँ। अब बेचेतन प्राणी तो हम सारे हैं, लेकिन जो बात हमें याद है ना, वो हमारी क्या है? वो हमारी चेतना है। जो बात हमें याद है वो क्या है? हमारी चेतना है। ठीक है। फिर हुआ क्या भाई? देखो बात क्या हुई कि जब 20वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर क्या हुआ? 20वीं सदी के अंदर इस बात पर विवाद खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? कि 20वीं सदी के अंदर क्या हो गया था कि सिगमंड फ्राइड का आपने नाम सुना होगा बड़ा, क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग का पेपर दे रहे हो तो आपने साइकोलॉजी पढ़ी है अच्छी तरह से, आपने बीएड में भी पढ़ी है, आपने एस्टेट की भी तैयारी की होगी। तो सिगमंड फ्राइड का जो 20वीं सदी के अंदर क्या आ गया था? मनोविश्लेषणवाद आ गया था। क्या आ गया था अभी? मनोविश्लेषणवाद आ गया था सिगमंड फ्राइड का। और सिगमंड फ्राइड के आपके बारे में आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा कि इन्होंने जो मन है, मन को 3 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा बताया था? इन्होंने कहा था कि एक तो होता है जी चेतन मन, दूसरा कौन सा होता है? अचेतन मन, दूसरा कौन सा होता है? अचेतन, और तीसरा होता है जी अर्धचेतन मन। तीसरा कौन सा होता है? अर्धचेतन मन। तो इन्होंने 3 प्रकार का बताया था भी, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन का मतलब क्या है? कि जो चीज़ हमें याद है वो हमारा चेतन पार्ट होता है। जो चीज़ हमें याद है ना, वो अपना चेतन पार्ट है। जो चीज़ हमें याद नहीं है वो अचेतन है भाई, है ना। तो हमारे अंदर जो आप यूँ कह सकते हो कि जो 1/10 पार्ट होता है ना हमारे अंदर, वो चेतन होता है भाई। वो क्या होता है? वो चेतन होता है। और जो 9/10 होता है वो क्या होता है? वो अचेतन होता है। ठीक है ना। एक मिनट ठहरो, मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। अचेतन कितना होता है अभी? 9/10 होता है, वो अपना अचेतन पार्ट है। यानी कि जो चीज़ हमें याद है वो केवल हमें 10% बातें ही अपने लाइफ की हमें याद रहती है, बाकी की 90% बातों को हम लोग भूल जाते हैं। अब देखो, मान लो आपकी जो उम्र है, मान लो आपकी उम्र 25 साल है भाई, या 30 साल है। तो जब से आपने जन्म लिया तब से आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो आपको सारी की सारी थोड़ी ना याद है। वो बहुत सारी बातें तो आपको याद है, ज़्यादातर बातें आप लोग भूल चुके हो। तो जो आप भूल चुके हो वो किसके अंदर चली गई? ये अचेतन में चली गई। किसमें चली गई भाई? अचेतन के अंदर चली गई। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जब आप 10 साल के थे तो आपने दिवाली कैसे मनाई थी? आप कहोगे मैडम कमाल करते हो कि 10 साल के थे तब दिवाली कैसे मनाई थी, मुझे क्या पता कब मनाई थी, लेकिन मनाई तो थी ना। अब उस दिन दिवाली को आपने क्या क्या आपने मज़े किए, कितने आपने पटाखे बजाए, कितने आपने मिठाई खाई, है ना। कैसा आपका सेलिब्रेशन था घर पर, हुआ तो सब कुछ है, लेकिन आप भूल चुके हो। वो सारी बातें किसके अंदर है भाई? अचेतन में स्टोर होती हैं। अचेतन में स्टोर है। अचेतन के अंदर जैसे आपके मन के अंदर कोई मतलब आप ऐसा चाहते थे कि मैं एक वकील बन जाऊं, बहुत अच्छा, है ना, बढ़िया वकील बन जाऊं, लेकिन आप बन नहीं पाए भाई। कोई कारण रहा, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है आपके घर वालों को ये वकील वाला पेशा पसंद ना हो सकता है उस समय पैसे का कोई इशू हो सकता है कुछ और, कुछ भी कारण, एनीथिंग XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आप वकील नहीं बन पाए और आज आप क्या कर रहे हो? आज आप किसी टीचिंग के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो लेकिन जब भी आप किसी काले कोट वाले वकील को देखोगे तो आपके मन में वो बात फिर से घर कर जाएगी, अरे बनना तो मुझे भी वकील ही था। तो ये एक बातें कहाँ पर स्टोर है? आपके अचेतन के अंदर। भाई देखो, सीधी बात है कि हमारा जो अचेतन होता है ना, वो हमारे अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। किसका भाई? अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। क्या? हमारा अचेतन। इसके अंदर हमारी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या? अतृप्त इच्छाओं का क्या होता है? भंडार होता है हमारा अचेतन। यानी कि हमारे जीवन के अंदर जो हमारी कुंठा है, निराशा है, हमारी जो इच्छाएं हैं जो तृप्त नहीं हुई, मतलब पूरी नहीं हुई, है ना, उन इच्छाओं का भंडार होता है
हमारे साथ जो भी घटित हुआ वो सारी बातें अचेतन के अंदर है। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि अचेतन जो होता है वो कितना होता है जी, वो 90% होता है और चेतन ओनली 10% होता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मनोविश्लेषणवाद आया था भाई। अर्धचेतन क्या होती है? अर्धचेतन इन दोनों के बीच की अवस्था है। यानी कि ना तो आप बात पूरी तरह से भूले और ना ही बात आपको याद है। क्या कह रही हूँ मैं? ना तो बात आप पूरी तरह से भूले और ना ही बात आपको याद है। वो आपकी कौन-सी अवस्था होती है? अर्धचेतन अवस्था होती है। क्लियर यहाँ पर? तो हम बात क्या कर रहे थे कि 20वीं सदी में सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद आया, तो ये जो हमने कहा ना कि चेतना का विज्ञान है, इस बात के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। ठीक है ना? हमने क्या कहा था कि ये चेतना, क्लियर कर दूँ एक बार, कि चेतना का विज्ञान है, तो इस बात के ऊपर क्या हो गया था? सवाल खड़ा हो गया था। ये कहा था कि केवल चेतना का अध्ययन तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अचेतन क्या है? अचेतन तो बहुत बड़ा पार्ट है, ये तो 90% है भई, है ना? और जो अर्धचेतन है, यानी कि ना तो बात अपने को पूरी तरह से भूली, ना याद है, ये इसका अध्ययन कैसे करेंगे? ये 10% होता है। चेतन माना कॉन्शियस माइंड, ये होता है अनकॉन्शियस माइंड और ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। अर्धचेतन क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड है और ये कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है ना? तो सिगमंड फ्रॉइड का जब ये मनोविश्लेषणवाद आया, तो एक हलचल मच गई। एक क्या मच गई? एक हलचल मच गई और लोगों ने सवाल उठाना खड़ा किया कि आप तो बोल रहे हो कि ये चेतना का विज्ञान है, पर हमारे अंदर चेतन पार्ट तो ओनली 10% ही होता है। बाकी के 90% का क्या? इस 90% को कैसे करेंगे? इस 90% को कैसे करेंगे? तो इस बात को भी क्या है? इस बात को भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि ये चेतना का विज्ञान तो नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो क्या जाता है? 1905 में जो विलियम मैकडूगल है, 1905 के अंदर जो विलियम मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल, नाम क्या है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी। इस शब्द के अंदर चेतना शब्द की घोर निंदा की है। चेतना शब्द की बहुत ज़्यादा इन्होंने निंदा की है। क्या की है? चेतना शब्द की इन्होंने क्या की है भाई? निंदा की है। बात क्लियर हो गई कि 1905 में विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक के अंदर चेतना शब्द की इन्होंने क्या की है भाई? निंदा की है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चेतना शब्द की निंदा किसने की? विलियम मैकडूगल ने की। किताब का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और सन अगर पूछ ले तो 1905 में, वैसे सन कम पूछता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ऐसी बातों का थोड़े आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जब चेतना का विज्ञान भी इसको नकार दिया गया, तो इसको क्या माना गया? फिर उसके बाद इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया भाई? व्यवहार का जो विज्ञान है वो इसको मान लिया गया। ठीक है ना? व्यवहार माना स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का विज्ञान क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। 20वीं सदी के अंदर मान लिया गया कि जो मनोविज्ञान है ना, वो व्यवहार का क्या करता है? बिहेवियर का क्या करता है? अध्ययन करता है। ये व्यवहार का विज्ञान है भाई। और ये किसने माना था? ये माना था वाटसन ने माना था। किसने माना था? वाटसन ने माना। उसके बाद किसने माना? मैकडूगल ने माना। किसने माना भाई? मैकडूगल ने माना। वाटसन ने, मैकडूगल ने, और किसने माना? वुडवर्थ ने माना। और किसने माना भाई? स्किनर ने माना। इन सब ने क्या माना कि ये किसका विज्ञान है? ये व्यवहार का विज्ञान है। और आज भी हम लोग साइकोलॉजी को क्या मानते हैं? आज भी हम लोग साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं आज भी हम साइकोलॉजी को, कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ये बिहेवियर की स्टडी करता है। अब आप सभी बच्चे क्या हो? आप टीचर बनने वाले हो। आप जो सभी बच्चे हो, आप क्या बनने वाले हो भाई? टीचर बनने वाले हो। तो आपको बालकों के व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बालक व्यवहार जो विशेष प्रकार का कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आपकी क्लास के अंदर, आप पीजीटी के बच्चे हो, तो आपकी क्लास के अंदर 35 बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम 35 बच्चे आपके क्लास में मिलेंगे। असल में मिलेंगे जी 40। ठीक है? तो इन बच्चों का जो व्यवहार है वो कैसा है, कैसा नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध का प्रदर्शन करता है, तो क्यों करता है? इतना क्रोध क्यों आता है उसको?
अगर कोई बच्चा बार बार स्कूल से भाग जाता है, अरे क्यों भागता है, क्या कारण है, आपने इस बात का अध्ययन करना है। हाँ, आपको आत्मा दिखाई नहीं देती, आप आत्मा को नहीं देख सकते, आप मन को, माइंड को नहीं देख सकते, आप चेतना का तो अध्ययन कर सकते हो, अचेतन का नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार तो आपको दिखाई देता है। आप किसी भी दूसरे को कैसे जानते हो, उसके व्यवहार से जानते हो। जैसा अगला व्यवहार करेगा आप उसी के अनुसार उसकी धारणा बना लेते हो। तो आज भी हम साइकोलॉजी को क्या मानते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर मानते हैं। ये व्यवहार का विज्ञान है। ये व्यवहार का क्या करता है जी, अध्ययन करता है। व्यवहार का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। ठीक है, क्लियर बात है। तो उसके बाद देखिए वुडवर्थ की एक बड़ी मशहूर परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले मनोविज्ञान ने, क्या कहते हैं वुडवर्थ, कि सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया, अपनी आत्मा का त्याग किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का क्या किया भाई, त्याग किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। उसके बाद कहते हैं फिर अपने मन को त्याग दिया। आगे क्या बोलते हैं, फिर मन को भी क्या कर दिया भी इन्होंने, मन को भी त्याग दिया। ठीक है, फिर बोलते हैं कि चेतना को भी त्याग दिया। उसके बाद चेतना को भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और आज क्या है, यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आज यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं भाई, है ना। आज हम क्या करते हैं, इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। क्लियर बात सभी को, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो ये जो विलियम जेम्स है, ये जो कौन है, विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने कुछ, एक मैं बात आपको और बता देती हूँ। विलियम जेम्स ने क्या किया था, 1890 की बात है। कब की बात है, 1890 की। इन्होंने क्या लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक लिखी थी विलियम जेम्स ने। और इस बुक के अंदर इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बहुत आधुनिक यानी कि नई नई बातें बताई थी। और जो आधुनिक बताता है उसको आप क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन है भाई, वो विलियम जेम्स है। वो कौन है, विलियम जेम्स है। ये पूछ लिया जाए मनोविज्ञान का जनक कौन है, अगर खाली ये पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, अरस्तु है। ये पूछ लिया जाए अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो भी आप क्या कहोगे, विलियम जेम्स है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है भी, विलियम जेम्स है, यही बात कहोगे। तो ये सारी बातें हैं वो ध्यान में रखिएगा भाई। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जेम्स है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न यानी कि मॉडर्न आधुनिक नई नई बातें बताई थी, अमेरिका में विलियम जेम्स है। और वैसे अगर पूछ ले तो कौन सा है जी, अरस्तु है। फिर देखो आगे बात करते हैं, अगर मान लो जैसे यूं पूछ लेना कि आदि जनक कौन है, आदि जनक, तो आदि जनक के अंदर आप किसको बताओगे, अरस्तु को बताओगे। क्योंकि अरस्तु ने काम किया था मनोविज्ञान को अलग एक विषय का दर्जा दिलाने के लिए, फिलोसफी से अलग, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अब करवाने वाली हूँ। प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो कब और कहाँ पर स्थापित की गई थी। पहली प्रयोगशाला किसकी भाई, मनोविज्ञान की, ठीक है ना। पहली प्रयोगशाला किसकी, मनोविज्ञान की। ये कब और कहाँ स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, जर्मनी के अंदर। कहाँ पर स्थापित की गई थी, एक मिनट ठहरो भाई। हाँ जी, पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी, लिपजिंग के अंदर। और लिपजिंग कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी, लिपजिंग, जो कहाँ पर है भाई, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। किसने की थी, विलियम वुंट ने। और कब की थी, ये की थी जी 1879 के अंदर। 1879 के अंदर किसने की थी, विलियम वुंट ने। किसने की थी भाई, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है ना। 1879 में विलियम वुंट ने कहाँ पर की थी, लिपजिंग में। और लिपजिंग कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है ना। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग में, जर्मनी में 1879 के अंदर विलियम वुंट ने स्थापित की थी।
ठीक है। तो इसीलिए विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है जी? जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम वुंट है भाई, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई, भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, भारत में मनोविज्ञान की यानी कि साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? भारत के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो आप क्या कहोगे? ये स्थापित की गई थी 1916 के अंदर। कब की गई थी? 1916 के अंदर। और कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर थी भाई? कलकत्ता के अंदर। तो और की किसने थी? ये की थी डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने। किसने की थी? डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने ऐसा किया था, ठीक है ना। अगर आपको विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछी जाए तो लिपजिंग के अंदर जो जर्मनी में है, और अगर भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला पूछी जाए तो 1916 के अंदर कलकत्ता के अंदर डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको मनोविज्ञान के बारे में सारी बातें बता दी। फिर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर लगेगा तो मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? शिक्षा के बारे में सारी बातें बताऊंगी। हम मनोविज्ञान को जान चुके हैं, शिक्षा को और जानेंगे। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? इकट्ठा कर देंगे। फिर दोनों को इकट्ठा करके देखेंगे कि आखिर ये शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, ठीक है ना। क्लियर? मेरे ख्याल से तो आपको हो गया होगा क्लियर सारी की सारी बातें। और अगर एक बार में क्लियर ना हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, लेक्चर दोबारा लगा लेना। अगर आप दोबारा देखोगे तो आपको सारा का सारा बिल्कुल याद हो जाएगा। और यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, एक आधा क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि ये तो बेसिक नॉलेज है। अरे आप बेसिक को थोड़ी ना भूल सकते हो, बेसिक नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए, बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी जो पहली जो यूनिट है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान, वो हमने आज स्टार्ट कर दी है और इसको हम करेंगे भी आगे से आगे और देखेंगे, ठीक है। तो सबको क्लियर है अच्छी तरह से? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए जी, दिक्कत आएगी भी नहीं, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। शिक्षा के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आपका सबका थैंक यू, सभी का धन्यवाद, ठीक है। और जय हिंद।